सो वी आर बैक विद अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे न्यू बिगनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स के बारे में, और हम लोगों ने इस चैप्टर को महाजनपद और जनपद तक पढ़ लिया था। तो चलिए हम उससे आगे का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण या फिर जाति सिस्टम के बारे में। आपने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इन सब के बारे में आपने इन शब्दों को सुना होगा, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ये होता क्या है। वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही रिजिड, बहुत ही कठोर होती चली जाती हैं जैसे जैसे सिविलाइजेशन, सभ्यता बढ़ती है, ठीक है। व्हेनेवर दिस हैपन्स, जब जब ये होता है, अ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ इन सेवरल ग्रुप्स। एक सोसाइटी क्या करती है, अपने आप को छोटे छोटे गुटों में क्या करती है, बांट लेती है। किन के बेस पे बांटती है? क्लास, ऑक्यूपेशन। क्लास मतलब किसका कैसा इनकम है, किस किस जाति के हैं, इनके बेसिस पे उनका क्या ऑक्यूपेशन है, और बाकी और भी कुछ क्राइटेरिया। फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न विद द गवर्नेंस। कुछ ग्रुप्स किसके बेसिस पे भी बटे हुए होते हैं, किस आधार पर बटे हुए होते हैं? गवर्नेंस के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। कि मतलब जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग 3 क्लासेस में, अगर इकोनॉमिकली देखे जाएँ तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 3 कुछ क्लासेस में बटे हुए हैं कि एक रिच क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक वो पुअर क्लास होती है, ठीक। ऐसे ही उस टाइम पे भी क्या थे, गवर्नेंस के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एजुकेशन के, ट्रेड के, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशंस के बेसिस पर भी क्या थे, ग्रुप्स बट रहे थे, ठीक। चलिए, इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दोज ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हारमोनी। एक जो सही मायने में एक अच्छी सोसाइटी होती है, एक अच्छा ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग जो होते हैं वो साथ मिलके कलेक्टिवली काम करते हैं, बस अपने अपने आसपास शांति बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, दीज डिविजन्स, ये जो डिविजन्स हो रखे हैं, जो बंटवारा हो रखा है, ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज़। इनसे हमें क्या देखने को मिलती हैं, असमानता, यानी इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ। कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ, यानी उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, पावर होती है, इन्फ्लुएंस होता है, यानी बहुत ही प्रभावशाली लोग होते हैं वो। In other words, while equality is an ideal that human societies have often aspired to, very few, if any, have ever achieved it. वो बताते हैं कि कैसे इस सोसाइटी में इक्वालिटी नाम का जो चीज़ है वो क्या होता है, काफ़ी कम ही सोसाइटीज़ में हम लोग देखते हैं, वरना हर जगह पे हम देखेंगे कि सोसाइटीज़ में बंटवारा हो रखा है। अपर क्लास का लोग लोअर क्लास से बात नहीं कर रहा है, मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो लोअर क्लास से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टू फोल्ड सिस्टम में हमारी जो इंडिया में जो सोसाइटी है वो बनी। वन कैटेगरी वॉज जाति। एक तो किस हिसाब से बटे लोग, जाति के हिसाब से, उनकी कम्युनिटी के ग्रुप के हिसाब से, विद स्पेसिफिक प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड। ठीक, जाति क्या होती है, एक ऐसा ग्रुप या फिर एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय लोगों का जिसमें या तो स्पेसिफिक प्रोफेशन, यानी एक ही व्यवसाय के लोग रह रहे होंगे, वो लोग आपस में क्या होंगे, बहुत बंधे हुए होंगे, बहुत जुड़े हुए होंगे, किससे, अपने लाइवलीहुड से, अपने कामकाज से। कैसे, जैसे मान लो आप सब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, तो आप लोग क्या हो, अभी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपका एक ग्रुप है, आपके पापा मम्मी कहीं काम करते होंगे तो उनका एक ग्रुप बना हुआ होगा, तो वो जो ग्रुप है उसमें वो सब लोग हैं जो एक ही कलेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर बंजारों का ग्रुप देखते हो तो वो लोग एक कलेक्टिव काम ही कर रहे हैं और वो इसीलिए एक ही ग्रुप बना के रहते हैं, एक ही जुट में रहते हैं, ठीक है। द स्किल्स दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस, मतलब ऐसी स्किल्स जिनकी वजह से आप किसी जाति को डिटरमाइन करते हो, डिफ़ाइन करते हो कि भाई ये वाली जाति है। कौन कौन सी होती हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए होते हैं, मेटलर्जी यानी मेटल से जो चीज़ें बना रहे होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं, कॉमर्स में लगे होते हैं, या फिर किसी क्राफ्ट में, इन बेसिस पे हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो बनते हैं। वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीज़ पास ऑन होती है। कि मतलब अगर
किसी के पापा ने लकड़ी का काम किया है, तो ऐसा चलता आ रहा था कि पुराने टाइम में क्या होता था कि किसी के पापा ने लकड़ी का काम सीखा है तो वो इनहेरिट मतलब वो वापस उसको किसको देते थे, अपने बेटे को। वो अपना जो काम है वो किसको सौंपते थे, कुछ टाइम बाद अपने बेटे को, और फिर बेटा उनका उस हायरार्की को चलाता था। ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड, जाति आगे जाके और कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सब डिवाइडेड इनटू सब जातीज़, सब जातीज़ में और डिवाइड हो जाती है। ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम्स ट्रेडिशंस ऑफ इट्स ओन, और सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज रिचुअल्स और फूड हैबिट्स, ठीक है। अब सबकी फूड हैबिट्स हर ग्रुप के साथ साथ बदलती रहेंगी। अगर आप हिमाचल कभी जाओगे तो वहाँ पे आप देखना हर कुछ किलोमीटर पे जो धाम है, यानी वहाँ पे जो खाना है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लोगों की भाषा चेंज होती रहती है, लोगों के ट्रेडिशंस चेंज होते रहते हैं, रिचुअल्स चेंज होते रहते हैं। मतलब वो हिमाचल प्रदेश एक ही जगह है, एक ही स्टेट है, लेकिन उसमें हर 10 किलोमीटर पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किसी के खाने में चेंज है, किसी ट्रेडिशन में चेंज है, ठीक। अब अपने आसपास ही ले लो, क्या आपके घर में जो ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है ज़रूरी है कि वो आपके पड़ोसी के घर में भी वही फॉलो हो रहा हो। तो ऐसे ही सब जातीज़ के हिसाब से मैरिजेज़ के, रिचुअल्स के, खाने पीने के जो हैं चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। अलॉन्ग विद द जाति देयर इज़ अनदर कैटेगरी, जाति के अलावा एक और कैटेगरी है दैट ऑफ वर्ण, उसको हम क्या नाम देते हैं, जाति। जाति आपकी एक कैटेगरी है, दूसरा आपका क्या है, वर्ण, ठीक है। अ कंसेप्ट दैट इमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट, मतलब पौराणिक हमारे जो क्या बोलते हैं, कथाएं हैं, टेक्स्ट हैं, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनके हिसाब से, वहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है कि कोई वर्ण प्रथा भी थी, वर्ण व्यवस्था भी थी। टोटल कितने वर्ण होते थे, देयर वर 4 वर्ड्स। ब्राह्मण्स वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज, जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो किस में बिजी थी, अपने क्या बोलते हैं, प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग। प्रिजर्विंग मतलब करना, सुरक्षित रखना, बचा के रखना, और स्प्रेडिंग मतलब प्रचार करना। किसका प्रचार करते थे वो लोग, नॉलेज का, ज्ञान का, ठीक है। एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, कोई भी रीति रिवाज कराना है, कोई भी कर्म कांड कराना है, उसमें किसको बुलाया जाता था, ब्राह्मण्स को बुलाया जाता। दूसरा जो वर्ण था क्षत्रियस का, वो किस काम में लगे हुए थे, वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी, सोसाइटी को बचाने में, डिफेंड करने में, ठीक है। एंड द लैंड, हमारी भूमि की रक्षा करने के लिए किनको सौंपी गई थी, क्षत्रियों को सौंपी गई थी। एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इफ़ नेसेसरी, और कोई भी युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, उन सब में कौन जाते थे, क्षत्रियस जाते थे। वैश्याज वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज़ वेल्थ, वैश्याज किस लिए थे, सोसाइटी की वेल्थ को बढ़ाने के लिए। वैश्य मतलब क्या होता है कि वेल्थ आपका जो मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपकी जो लिविंग लाइफस्टाइल होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए इनको दिया जाता था। थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर, ये लोग क्या करते थे, ट्रेड कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इनके थ्रू क्या करते थे, सोसाइटी की वेल्थ को, मनी रिलेटेड चीज़ों को, सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करते थे, ये लोग बढ़ाते थे। फाइनली द शूद्रास वर द आर्टिशियंस, शूद्रस कौन थे, शूद्र कौन थे, जो आर्टिशियंस थे, यानी वो किसी कला से रिलेटेड काम कर रहे थे। क्राफ्ट पीपल थे, यानी वो किसी ना किसी क्राफ्ट में इमर्ज थे, जैसे वो कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स थे या फिर सर्वेंट्स थे, ठीक, या तो वो किसी के अंडर काम कर रहे थे, सर्वेंट थे या वर्कर्स थे, ओके। चलिए यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट, आपने एक इंग्लिश वर्ड सुना होगा कास्ट। इट कम्स फ्रॉम अ पुर्तगीज वर्ड कास्टा, ठीक है, एक पुर्तगीज़ वर्ड से आया है जो क्या है, कास्टा। पुर्तगीज ट्रैवलर्स टू इंडिया इन द 16th सेंचुरीज़, पुर्तगीज़ ने कहाँ पे ट्रैवल किया, इंडिया में ट्रैवल किया, घूमने आए 16th सेंचुरी में। और उन्होंने क्या किया, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करी, उन्होंने देखा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वाइल अ फ्यू स्कॉलर्स कंसिडर कास्ट टू रेफर टू वर्नाज, उन्होंने क्या किया, कास्ट को किसके इक्वलेंट समझा, वर्ण के इक्वल समझा, ठीक है। उन्होंने दोनों को क्या रख दिया, सेम के देखो हम जो कास्ट बोलते हैं वो यहाँ के वर्ण से रिलेटेड है, ठीक है। मोस्ट टेक इट टू अप्लाई टू जातीज़, कुछ लोगों ने इनको बराबर कर लिया किसके, जाति के, कि भाई जाति भी सेम ही है। येट अदर्स, लेकिन कुछ ने कंसीडर कास्ट टू रेफर टू होल वर्ण जाति सिस्टम, कुछ लोगों ने पूरी वर्ण जाति सिस्टम को ही किसका नाम दे दिया, कास्ट का नाम दे दिया।
देयर इज़ हिस्टोरिकल एविडेंस बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी लिखत पढ़त वाली जितनी चीज़ें हैं ना हमारे पास, उनको हम इंक्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट और इंक्रिप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है दैट इन अर्ली पीरियड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ चेंज देयर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस। पुराने समय में क्या हुआ था, इंडिविजुअल्स ने, कम्युनिटीज़ ने, लोगों ने अपने अपने प्रोफेशंस चेंज किए थे, अपने ऑक्यूपेशंस चेंज किए थे इफ़ सर्कमस्टांसेस डिमांडेड। वही वाली बात, मतलब वो अपने ऑक्यूपेशन को, अपने काम को किसके हिसाब से चेंज करते रहते थे, सर्कमस्टांसेस, जैसी भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उसके हिसाब से वो अपने ऑक्यूपेशन को क्या करते रहते थे, चेंज करते रहते थे। फॉर एग्जांपल आप देखते हो दशहरा मेले के टाइम पे, या फिर आप कोई भी त्यौहार आता है उस टाइम पे देखते हो कि गली के या फिर जगह के किनारे पे आप देखते हो कि कुछ लोग सामान लगा के बैठे हुए होते हैं। होली है तो वो कलर्स बेचेंगे, दिवाली है तो वो डेकोरेशन का सामान बेच रहे हैं। तो वो लोग क्या हैं, वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करते रहते हैं। अब वो हमेशा, आप देखो बड़ी बड़ी आप शॉप्स में जाओगे जो होली की, मतलब जो होली का कलर और ये सब रखती हैं, अगर आप किसी होलसेल शॉप पे जाओगे वो पूरे 12 महीने एक ही बिज़नेस कर रहा है क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो हर उस काम को करेगा जिससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम आएगी, है ना। वो दिवाली आएगी तो वो डेकोरेशन का सामान लगाएंगे, दशहरा आएगा तो वो मास्क बेचेंगे, और भी जितना सामान होता है सारा वो सब बेचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही उस टाइम पे भी क्या होता था, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते रहते थे। फॉर इंस्टेंस अ लॉन्ग ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा जब पड़ जाता है ना, तो जब काफ़ी लंबे समय तक सूखा पड़ गया, भूखमरी हो गई, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, यानी कोई भी नेचुरल कोई दिक्कत हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, कुड फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ सिटी एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशंस। क्या होता था, देखो हम पहले इसको मार्क कर देते हैं यहाँ से, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि जब भी कोई कैलेमिटी आ गई या फिर कुछ भी चीज़ हो गई तो जो फार्मर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। किस चीज़ की तलाश में भाई, काम की तलाश में। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आप एक खेत जोत रहे हो, ठीक है, और उस जगह पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत मतलब बिल्कुल बाढ़ वाले हालात हो गए, क्या आप वहाँ पे फसल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ेगा, अपने काम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे ही वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ऑक्यूपेशन के लिए चले जाते थे। और सम ब्राह्मण्स वो टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज़, और कुछ ब्राह्मण्स क्या थे, ट्रेड के लिए भी आ जाते थे और मिलिट्री एक्टिविटीज़ में भी वो लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी, इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ने हमारी इंडियन सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो थी उनको भी डिवाइड किया कि भाई ये कैटेगरी है, ये कम्युनिटी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस बिज़नेस के ट्रेड में गए हुए हैं, ये लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे करके इंडियन सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ एंड देयरफॉर गेव इट सम स्टेबिलिटी, और इससे क्या आई, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। स्टेबिलिटी मतलब एक ठहराव आया। इन टाइम हाउ एवर द सिस्टम बिकेम रिजिड, समय के साथ साथ जो था सिस्टम बहुत रिजिड होता चला गया, कठोर होता चला गया, और उससे क्या हुई, इनइक्वालिटीज़ यानी असमानताएं बढ़ी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा टुवर्ड्स द लोअर जातीज़, जो अपर जाति के लोग थे वो क्या करते थे, लोअर जाति के लोगों पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वालिटी दिखाते थे। कुछ कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया वर्ण जाति सिस्टम से, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ को तो भाई वर्ण जाति सिस्टम में रहने का ही अधिकार छीन लिया गया, क्या आप इस सिस्टम में ही एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन अ हायर ग्रेड, ये सब बारे में आप बहुत डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। द वर्ण जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इस वर्ण जाति सिस्टम का हमारी इंडियन सोसाइटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। एंड जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स, सबका अलग अलग नज़रिया था, ठीक है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सबके पास थे। तो जो बताते हैं कि जो इंडियन स्कॉलर्स थे वो काफ़ी समय तक इसके बारे में, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते रहे। देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट, एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, दैट द सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, जो सिस्टम है वो क्या है, डिफरेंट है अर्लियर पीरियड का, एंड बिकम मोर रिजिड विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो बताते हैं पुराने समय का जो सिस्टम है वो तो रिजिड है ही है, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या होता जा रहा है, और रिजिड होता जा रहा है, और कठोर होता जा रहा है, ठीक है। इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो बताते हैं कि वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल से, कि भाई ये सारे सिस्टम्स जो थे
जो कैटेगरीज थी ये सब ब्रिटिश रूल के टाइम से चलती आई। ब्रिटिश रूल के टाइम से चलते 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 ये पहले से ही रिजिड तो थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये और भी ज़्यादा कठोर होती चली गई। ठीक है। लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वर्ण जाति हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म एट वर्क इन इंडियन सोसाइटी, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो वर्ण जाति सिस्टम है उसकी वजह से हमारे सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा था। इट इज़ नॉट द ओनली वन, देयर हैव बीन मैनी अदर, सम ऑफ विच वी विल एक्सप्लोर लेटर। अब आप सारा क्रेडिट वर्ण जाति सिस्टम को ही नहीं दे सकते कि हमारे कंट्री को चलाने के लिए जो था सारा क्रेडिट हम वर्ण जाति सिस्टम के अकॉर्डिंग दें, नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम था वो रन कर रहा था। ठीक है। स्पेशली इन द थीम आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, जब हम इस चैप्टर में इस थीम के बारे में पढ़ेंगे तब हम और देखेंगे कि भाई वर्ण जाति सिस्टम के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें थी और कौन कौन से आइडियोलॉजीज थी, आइडियाज़ थे जिनकी वजह से जो सिस्टम था वो चल रहा था। ठीक है। इनइक्वालिटीज़ विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। देखो, समाज में असमानता बहुत सारी चीज़ों की वजह से फैल सकती है। ठीक है। करने को किसी के पास 10 चीज़ें हो सकती हैं किसी और को नीचा दिखाने के लिए, आप समझ रहे हो इस बात को। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी के पास 4 पेंसिल्स हैं, किसी के पास 3 पेंसिल्स हैं, तो जिसके पास 4 पेंसिल्स हैं वो अगर उसका नेचर अच्छा नहीं है, वो अगर बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही रूढ़िवादी सोच का है, तो भाई वो उस 3 पेंसिल वाले का भी मजाक उड़ाएगा, उसके साथ भी उसका इनइक्वालिटी का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे तरीक़ों से असमानताएं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक। हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट वेयर यू और एनी वन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब वो पूछ रहे हैं क्या आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया है जिसमें कभी आपने ऐसी असमानता फील की हो, महसूस की हो, या आपने देखा हो कि भाई किसी और के साथ इनइक्वालिटी हो रही है। डू यू थिंक इक्वालिटी इज़ डिज़ायरेबल इन अ सोसाइटी, क्या इस सोसाइटी में इक्वालिटी की इच्छा रखना सही है। इफ़ सो वाई हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव दैट लेसन्ड इन इक्वालिटीज़, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने इन सारी इनइक्वालिटीज़ को लेस किया है, लेसेंड किया है, मतलब कम किया है। ठीक, ये था एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया। अब भाई इंडिया की तो बात हम लोगों ने कर ली, अब भाई इंडिया में किस किस जगहों पे, किन किन जगहों पे जो था डेवलपमेंट हो रहा था वो हम देखते हैं। ठीक। इन दिस फर्स्ट मिलीनियम BCE इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपनड अप फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। बहुत सारे कम्युनिकेशन जो रूट्स थे वो खोले गए किसके पर्पस से, ट्रेड के लिए। पिलग्रिमेज होता है किसी की धार्मिक स्थलों पे जो घूमने जाते हैं ना, उस पे, मिलिट्री कैंपेन एट्सेट्रा। देखो, बहुत सारे तरीक़ों से क्या किया गया, आपस में दो जगहों ने आपस में बात करने की कोशिश की। कैसे, कुछ ट्रेड के माध्यम से, कुछ किसी पूजनीय जगह के माध्यम से, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के माध्यम से। क्या हुआ, दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई। टू रूट्स बिकेम वाइडली यूज्ड एंड आर ऑफन मेंशन्ड इन द लिटरेचर। अब बताते हैं कि ऐसे जो ट्रांसफ़र हो रहा था इन सब चीज़ों का, वो उनमें 2 रूट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है। पहला था उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा। ठीक है, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। ठीक है। द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ द गंगा प्लेन्स ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया। बताते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा ऊपर का जो साइड का एरिया है उसको कनेक्ट किया गया था कौन सी एरिया से, ईस्टर्न एरिया से। ठीक है। द सेकेंड स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी, कहाँ से शुरू हुआ था, प्रयागराज के कौशाम्बी से शुरू हुआ था। देन अ कैपिटल ऑफ वन ऑफ द महाजनपद, अब उस टाइम का एक कैपिटल हुआ करती थी महाजनपद की जिसका नाम क्या था, कौशाम्बी। ठीक है। एंड क्रॉस्ड द विंध्या रेंज, और विंध्या रेंज को पार करती हुई ऑफ हिल्स टू प्रोसीड ऑल द वे टू साउथ। विंध्या रेंज यानी हमारे जो माउंटेन रेंजेस है ना, उनको क्रॉस करती हुई कहाँ तक जाती थी, साउथ तक जाता था ये वाला रास्ता। We will return to these routes when we explore the formation of empires in India। हम इन रूट्स के बारे में और पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, एम्पायर्स इन इंडिया के, भाई किन किन राज्यों ने, मतलब किन किन राजाओं ने भारत पे रूल किया था, क्या क्या थे। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इन रूट्स के बारे में भी समझेंगे। Many lateral roads also connected with other parts of India।
और भी कुछ रोड्स हैं जिनके बारे में बात की गई है, जिन्होंने इंडिया के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या किया था, कनेक्ट किया था। ठीक है। स्पेशली द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, यानी जो तट, हमारी तट वाली सीमा जो है ना, उसमें वेस्टर्न से ईस्टर्न कोस्ट तक को कनेक्ट करने वाली भी कुछ हमारे क्या थे, रोड्स थे, विच वर वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ द ट्रेड, और वो ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। ठीक है। इन द ईस्टर्न रीजन में क्या था, मेजर सिटीज़ इमर्ज, बहुत मेजर मेजर जो सिटीज़ थी वो इमर्ज हुई, आके दिखने लगी, सच एज शिशुपालगढ़। ठीक है। पार्ट ऑफ भुवनेश्वर क्या है, शिशुपालगढ़ नाम की जो जगह थी, वो इन ट्रेड रूट्स के माध्यम से क्या हुई, जानने लगे लोग, इस जगह को जानने लगे। आज की डेट में हम आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर के साइड। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंग रीजन, कलिंग जो जगह थी, यानी कलिंग हमारा जो साउदर्न रीजन होता है ना, हमारे सदर्न रीजन में एक पार्ट है कलिंग रीजन, वहाँ पे है क्या, भुवनेश्वर, या फिर आप बोल सकते हो शिशुपालगढ़। ठीक है। फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लेन विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशंस एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स। फोर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, यानी उसके चारों तरफ क्या लगा दिए गए थे, जैसे फेंसिंग करा देते हैं ना हम लोग अपने गार्डन में या फिर किसी पार्क में, ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। तो हमें वही बताया हुआ है कि ये एक स्क्वायर स्ट्रक्चर में था ग्राउंड पूरा, इसमें पूरे तरफ बाउंड्रीज हो रखी थी, और इसकी जो गलियाँ थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, चौड़ी चौड़ी थी। इन द सब कॉन्टिनेंट सदर्न रीजन सिटीज़ बिगैन इमर्जिंग, सब कॉन्टिनेंट में जो सदर्न रीजन है वहाँ पे धीरे धीरे करके सिटीज़ जो थी वो उभरने लगी थी, दिखने लगी थी। 400 BCE तक क्या हुआ था, रीसेंट एक्सकावेशंस क्लेम टू फाइंड सम साइंस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, बताते हैं कि आज रिसेंट जो एक्सकावेशंस हुई, मैंने एक्सकावेशंस का मतलब आपको बताया था ना, जो ज़मीन से खोद कर पुरानी चीज़ों को निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सकावेशन कहते हैं। कुछ जो एक्सकावेशन हुई वो ऐसा क्लेम करती हैं, ऐसी मान्यता देती हैं, क्या, टू फाइंड सम साइंस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब हमें पता कैसे चला भाई कि ये ट्रेड रूट हुआ करता था, इसी रास्ते से क्या होती थी, ट्रेडिंग होती थी, हमें एक्सकावेशन से पता चली। क्यों, हमें पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स इमर्ज, 3 बेसिक किंगडम्स। ठीक है, 3 बड़ी बड़ी किंगडम्स हम लोग पढ़ रहे थे, चोलास, चेराज और पांड्याज, ये 3 जो थी ये सबसे ज़्यादा उभर के आने लगी, निकल के हमें वहाँ पे उस समय पर दिखने लगी। ठीक है, यानी ट्रेड के टाइम पे जब ट्रेड हो रहा था, वहाँ पे जो 3 हम लोगों ने मेजर देखी थी कम्युनिटीज़, या फिर आप कह सकते हैं 3 जो बड़ी बड़ी किंगडम्स, साम्राज्य, वो जो उभर के आ रहे थे वो कौन से थे, चोलास, चेराज और पांड्याज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, देखो ये ज़मीन से खोद कर ही निकाले गए हैं, आप यहाँ देख सकते हो, ये ज़मीन खोदी गई और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिली, और हमें तब पता चला कि भाई पुराने समय में ऐसे भी कोई स्ट्रक्चर था। Apart from archaeological evidence, the most ancient Tamil literature mention those kingdoms. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अलावा बहुत सारे एंशियंट तमिल लिटरेचर्स हैं, यानी तमिल में लिखे हुए बहुत सारे लेख हैं हमारे पास इन किंगडम्स के। और क्या बताते हैं, उनके राजाओं के जो लिखे हुए जितने भी सारे उनके उस किंगडम के जो राजा ने चीज़ें लिखी थी वो सब हमें मिली एक्सकवेशंस के थ्रू। बिकॉज द सदर्न रीजन आर रिच इन रिसोर्सेज सच एज प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। वो बताते हैं सदर्न रीजन जो था उसमें प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में क्या थे हमारे पास, रिसोर्सेज थे, मतलब प्रीशियस और सेमी प्रीशियस, कुछ बहुत ही, कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट मिल गया, या कोई भी बहुत ही क्या बोलते हैं, अनमोल चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे पास सदर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी। वहीं से हमें क्या मिले थे, गोल्ड मिले थे, स्पाइसेस मिले थे। दे प्रॉफिटेबली ट्रेड नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया बट विद किंगडम्स एंड एम्परर्स ओवरसीज़। अब देखो स्पाइसेस वगैरह हमें कहाँ से मिले भैया, सदर्न एरिया से हमारे मिले, हमें गोल्ड जो था वहीं से मिला, कुछ बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो वहाँ से मिले। अब ये लोग इन सब चीज़ों का जो व्यापार है वो सिर्फ भारत में ही नहीं कर रहे थे कि चलो भाई भारत से भारत में घुमा देते हैं, नहीं, ये लोग क्या कर रहे थे, बाहर की कंट्रीज से भी ट्रेड कर रहे थे, बाहर भी अपने सामान को पहुंचा रहे थे, बेच रहे थे। बाय 300 और 200 BCE ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन्स इन नॉर्थ ईस्ट के रीजन को इंक्लूड करते हुए वॉज वन वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड लैंड, एक इंटरकनेक्टेड लैंड थी, मतलब एक जुड़ी हुई एक कॉमन लैंड थी, किसकी, गुड्स एंड कल्चर ट्रैवल्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखो
अब एक रास्ता अगर बन गया है तो भाई इस जगह के लोग यहाँ आ सकते हैं और इस जगह के लोग यहाँ जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब ये जो आना जाना चल रहा है इसकी वजह से क्या होगा, जो भी चीज़ें इस जगह की हैं खाने से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड, वो यहाँ तक पहुँच सकती हैं। और जो भी चीज़ें इस जगह की हैं, कोई भी खाने से रिलेटेड, ट्रेडिशनल, कुछ भी ट्रेड जो करना है, जिस चीज़ का भी व्यापार करना है, वो यहाँ तक पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन रूट खुल गया है। ठीक, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि गुड्स और कल्चर जो थे वो इस रूट के थ्रू रीजन टू रीजन ट्रैवल करते थे। ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के मध्य वाले भाग और साउथ ईस्ट एशिया के तरफ भी, हमारे इस साइड भी क्या होता था, ये सारा जो व्यापार है वो चल रहा था। ठीक, अबाउट द सेम टाइम द महाजनपद सीज्ड टू एग्जिस्ट, लीविंग द प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट दैट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया। इसी सेम टाइम पे जो महाजनपद थे उनका हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे। लीविंग द प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट, क्या करते थे ये चीज़ें जो थी टूटने लगी धीरे धीरे करके, और वहाँ पे क्या पुनः मतलब क्या बोलते हैं, रीडेवलपमेंट होने लगा, पुनः स्थापना होने लगी। दैट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया, और उसकी वजह से इंडिया को एक नई शेप मिलनी थी। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड मिलीनियम BCE, जनपद रोज इन पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जो जनपद थे वो किस किस जगह पे उठे थे, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। दे वर स्मॉलर स्टेट्स, क्या थी, बहुत छोटी छोटी स्टेट्स थी जिनके राजा थे, जिनको मतलब वो हेड हुआ करते थे। वो क्या करते थे, असेंबली के एल्डर्स थे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना कि जो राजा है वो सब कुछ सारे डिसीजंस खुद नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, अपनी जो सभा बिठाते थे उसमें बहुत सारे एल्डर लोग भी होते थे जिनसे सलाह मशवरा करके क्या होता था, कोई भी डिसीजन लिया जाता था। 16 महाजनपद जो थे पहले ऑर्गेनाइज किए गए स्टेट में, फिर दे विटनेस द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया विच स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम गंगा रीजन एंड ऑल द वे टू साउथ इंडिया। वो बताते हैं कि पहला तो ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ सेकेंड भी इंडिया ने जो अर्बनाइजेशन देखा, ये कहाँ तक फैला, हमारे गंगा रीजन से लेके साउथ इंडिया तक भी फैल गया। बाय 300 BCE द महाजनपद सीज टू एग्जिस्ट, 300 BCE तक क्या थे, जो महाजनपद थे वो धीरे धीरे लुप्त होने लगे थे। इन द सेम पीरियड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड, एक बड़ा नेटवर्क ऑफ रोड जो था कनेक्ट कर रहा था नॉर्थ को किससे, साउथ से। सोचो हमारे डायरेक्शन में ये रहा भैया नॉर्थ और ये रहा साउथ, यानी एक रूट ऐसा बन गया था जो नॉर्थ से किसको कनेक्ट कर देता था, सीधा साउथ को। ईस्ट को कनेक्ट कर देता था किससे, वेस्ट से। एंड इवेंचुअली ऑल द रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब जगहों तक रोड्स जो थे, रूट्स जो थे, कनेक्शन जो था वो पहुंच रहा था, ट्रेड हो रहा था। किन का, लोगों का, गुड्स का, आइडियाज़ का, टीचिंग्स का, ट्रैवल अलॉन्ग दीज रोड्स। लोग थे वो ट्रैवल करके जा रहे थे, कुछ सामान है वो ट्रैवल करके जा रहा था, आइडियाज़ वो ट्रैवल करके जा रहे थे, टीचिंग्स कि भाई एक जगह के जो मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी अच्छी बात है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रही है। ठीक है, तो इन्हीं रोड्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो थी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पा रही थी। ठीक, तो ये था हमारे इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।